51 में अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग आपकी लोकसभा और विधानसभा में बैठे दिखेंगे, और मौजूदा व्यवस्था में मुमकिन था अगर सुप्रीम कोर्ट अपना लैंडमार्क डिसीजन नहीं सुनाता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, कांग्रेस पार्टी ने उसका स्वागत किया है। 2-3 बातें हैं बुनियादी जो आपसे शेयर करना जरूरी है। सवाल यह है कि जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ वो शुरू कब से हुआ? 1989 में विशेष रूप से, जब से मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, उसके बाद से राजनीति का अपराधीकरण, आप ग्राफ देखेंगे तो शायद आपको दिखेगा कि ज्यादा है। नहीं, आप दिखाइएगा, आप ग्राफ दिखाइएगा, मेरी बात सुन लीजिए पहले। वो इसलिए शुरू हुआ कि लेफ्ट का एक मॉडल था। थोड़ा इस चर्चा को जरा गंभीर करिए, चूंकि बड़ा विषय है और इसको सुपरफिशियली देखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं बिल्कुल सुपरफिशियली नहीं देख रहा हूं। मेरा एक ही सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने 9 साल तक चुनाव सुधारों को लेकर पार्टी आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि इस देश में इस बात को लेकर बहस 1975 में जब तारकुंडे समिति बनी थी तब से चल रही। बहुत अच्छी बात है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे पाऊं। 1989 के बाद जो लेफ्ट का मॉडल था वो बूथ मैनेजमेंट का मॉडल था बंगाल में, और खासतौर से जो रीजनल फोर्सेस पैदा हुए उत्तर भारत में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में और बिहार में, उन्होंने माफियाज को पॉलिटिकली इंपावर करना शुरू किया और पॉलिटिकल पार्ट का हिस्सा बनाना शुरू किया। उनको टिकट दिया, उनको लोकसभा में, चूंकि जाति एक आधार बन गया और जाति के अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया, राजनीति का अपराधीकरण हो गया, फिर अपराधियों का राजनीतिकरण। मेरी बात, या तो आप मेरी बात मेरे मुंह में आप डालेंगे, आप अपनी बात गलत है। इस तरह की डिबेट में मेरी बात सुनिए, मैं सवाल के जवाब दे दूं, मैं क्या कहना चाहता हूं उसका प्लीज मेरी आप बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा। अल्टीमेटली आप ये सब बता के ये बताना चाहते हैं कि मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी कहां सोई हुई थी? आप तो आम आदमी की बात करते हैं, आप कैसे ये महसूस कर सकते हैं लॉ ब्रेकर्स लॉ मेकर्स बने हुए हैं? मेरा सीधा सवाल आपसे। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं उसको मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो सवाल आप करेंगे मैं सारे सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर भारत की राजनीति को जब आप उठा के देखेंगे तो राजनीति का अपराधीकरण जी, अपराधीकरण होने के बाद जाति एक उस पर लबादा उड़ा दिया गया और उसके आधार पर लोकसभा और विधानसभा में लोग पहुंचे। कांग्रेस पार्टी और भारत की सरकार भी लगातार ये प्रयास करती रही है कि इस पर एक आम राय बने और ये तय हो जाए कि कौन अपराधी है, किस तरह से वो कन्विक्ट होता है तो उसको बाहर जाना चाहिए, चुनाव सुधार में क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्या जरूरतें हैं। कांग्रेस पार्टी ये भी कह सकती थी, नदीम जावेद साहब, कांग्रेस पार्टी ये भी कह सकती थी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। ऐसा कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं कहा? मैं सवाल इस बात को आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में और पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे बढ़ाने में बहुत जिम्मेदारी के साथ इस तरह के मेरे पास ये फिगर है झारखंड में आप शिबू सोरेन सरकार जेएमएम के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जो एनालिसिस है उनके 22 इसमें एमएलए और सांसद दोनों इंक्लूड हैं। 82% लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। आप उनके साथ मिलकर झारखंड में सरकार बना रहे हैं। झारखंड में आप क्या विकास करेंगे? आप मैं केवल आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब पहले दे दूं। आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह के लोग हैं। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, मुझे 2, 3, 4, 5 नाम जो आपको लगता हो कि इस तरह के कोई व्यक्ति है तो मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी और आपके पास कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं। मनीष सिसोदिया साहब से मैं जानूंगा कि इस देश में हम कैसे ये मान सकते हैं, ये देश कैसे मान सकता है कि साहब जो कानून का उल्लंघन करते हैं, गंभीर अपराधों में लिप्त हैं, वो विधानसभा या लोकसभा में बैठकर हम लोगों के लिए कानून बनाए। इस पे मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या उन लोगों का क्या होगा जो पहले से ही दागी हैं, जिन नेताओं पर पहले से ही कई मुकदमे चल रहे हैं, जिनके दामन पर पहले से ही दाग लगे हैं, उनका क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उनके लिए कोई फैसला देगा या फिर दागी चेहरों वाले ये नेता यूं ही अपनी सियासत जारी रखेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला राजनीति को साफ सुथरा बनाने की एक बेहतरीन पहल कहा जा सकता है, लेकिन उन चेहरों का क्या जो पहले से ही राजनीति के बिसात बिछाते बिछाते दागी हो गए? उन नेताओं का क्या जिन पर 1-2 नहीं बल्कि कई मुकदमे कायम हैं? लालू यादव पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष, आरोप चारा घोटाले समेत कई मामलों में आरोपी। अमित शाह गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के महासचिव, आरोप सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में आरोपी। राघव जी मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री, आरोप नौकर के साथ कुकर्म। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व सीएम, दोषी जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला। अजय चौटाला INLD के नेता, दोषी जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला।
राजा भैया, यूपी के बाहुबली विधायक, आरोप डीएसपी जियाउल हक मर्डर समेत कई केस। भैया राजा मध्य प्रदेश के बाहुबली विधायक, चर्चित वसुंधरा हत्याकांड में आरोपी। जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कई सालों से लंबित पड़े मुकदमों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो जो केसेस पेंडिंग है अभी उनमें ये लागू नहीं होगा, करके आगे के लिए लागू होगा। अभी भी जो इलेक्शन रद्द होगा उसका और कन्विक्शन होगा, उसमें सजा होगा, उसके बाद फौरन तुरंत ये लागू होगा। लेकिन अभी जो पेंडिंग अपील्स है इसमें लागू नहीं होगा करके उन्होंने विवरण दिया है। हालांकि चुनाव आयोग की वकील की माने तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन चेहरों को भी शामिल किए जाने की वकालत की गई थी जो पहले से दागी लिस्ट में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन का तो ये कहना था कि अगर आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम होता है तो उस स्टेज पे देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। जब चार्ज फ्रेम होता है तो आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस के केस में, जो कि मिस्टर फली नरिमन ने आर्ग्यू किया है, ये होल्ड किया है कि जिस दिन में वो कन्विक्ट होता है कोर्ट से और ही इज हेल्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, उस दिन से वो डिस्क्वालीफाई होता है, उसकी सीट वेकेंट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले लोगों को रोकने में भी ये फैसला इतना कारगर नहीं दिखता। जानकारों की माने तो राजनीति में स्वच्छता और पवित्रता बरकरार रखने के लिए फैसला अहम तो है, लेकिन पहले से मौजूद दागी चेहरों पर इतना मुफीद नहीं। क्रिमिनल को आने में तो रोक नहीं सकता ये, लेकिन क्रिमिनल का खिलाफ जब केस होता, फौजदारी केस होता है और कोर्ट मानती है क्रिमिनल है, इसमें तो सजा देती है, 2 साल से ज्यादा सजा देती है। ऐसा देने के बाद ये जो आज का जो उन्होंने कानून बनाया वो लागू होगा। आज का जो निर्णय दिया वो तब जाकर लागू होगा। जो एंट्री पॉइंट में क्रिमिनल का कुछ नहीं, इतना सो इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है क्रिमिनल के ऊपर, थोड़ा उनको इंसेंटिव नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के नेताओं पर आए इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। इस पर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कानूनी पक्ष है वो ये है कि किसी के भी मानवाधिकार जो है वो हतात ना हो। ऐसे प्रावधान के रहते अगर किसी का गलत कन्विक्शन हुआ, राजनीतिक कारणों से ही चाहे गलत कन्विक्शन हुआ, तो आपने अगले 6 साल के लिए या जिस भी समय के लिए उसकी राजनीति खत्म कर दी। ऐसे में आवश्यक होगा कि जो स्पीडी जस्टिस है, यानी तुरंत ऐसे मामलों का निपटारा किया जाए या जो भी, वो भी इसी अधिकार का एक हिस्सा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राजनीति में बढ़ रहे अपराधीकरण पर लगाम कसने के मकसद से काफी अहम है, लेकिन फैसले का राजनीति में पहले से मौजूद दागी चेहरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साफ है, सियासी गलियारों में पहले से मौजूद दागी चेहरे अब भी इससे बच गए हैं। अनीता चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन, दिल्ली। और मेरे साथ नदीम जावेद साहब स्टूडियो में जुड़े हैं, मनीष सिसोदिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ संबित पात्रा साहब मेरे साथ बने हुए हैं। मनीष, मेरा सवाल आपसे है, आखिर कब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता रहेगा? क्योंकि हमारी अपेक्षा तो पार्लियामेंट से रहती है, तो हम क्या माना जाए कि पार्लियामेंट लगातार कमजोर होती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट लोगों की नजर में ज्यादा इमेज अपनी बढ़ाता जा रहा है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन ऐसे मामलों में, खासतौर से करप्शन जैसे मामलों में, बेईमानी के अपराध के मामलों में अगर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के इंटरवीन करना पड़ता है तो जाहिर बात है कि हमारे देश की पॉलिटिकल क्लास फेल हो गई है। और वजह यही है कि हमारे देश की पॉलिटिकल क्लास ने, खासतौर से जो लोग चुन के विधानसभा या संसद में पहुंच जाते हैं, इन लोगों ने अपने आप को एक तरह से खुदा के रूप में प्रस्तुत किया कि बस अब हम तो चुने गए, अब हम इम्यून हैं, हर तरह के आरोप से, हर तरह के सजा से हमको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, और खुद को इम्यूनिटी देते चले गए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करा। अभी आपकी जो स्टोरी चल रही थी उसमें किसी ने बोला मानवाधिकार, मैं ये मुझे आश्चर्य होता है कि वो जेडीयू की मीनाक्षी लेखी बोल रही थी, वो जेडीयू की मीनाक्षी लेखी थी, माफ कीजिएगा बीजेपी की मीनाक्षी लेखी, जिनके पार्टी के संबित पात्रा हमारे साथ चुनाव लड़ना क्या मानवाधिकार का मसला है? क्या चुनाव लड़ना किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है? अरे अगर आप किसी आदमी के घुटने में चोट लगती है, उसको नौकरी नहीं देते हैं, उसके ऊपर जरा सा आरोप लगता है तो नौकरी से निकाल देते हैं, तो इतने संगीन आरोपों के बाद किसी को पॉलिटिशियन की नौकरी से क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए? संबित पात्रा साहब, मुझे ये बताइए कि इसमें मानवाधिकार का पेच कहां फंसता है, जो आपकी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा है?
नहीं, मानव अधिकार वो ह्यूमन राइट्स वाले विषय के एंगल से मत देखिए। मानव अधिकार का अर्थ है एक नेचुरल जस्टिस सिस्टम। इस देश का नियम है कि नेचुरल जस्टिस हर किसी को मिलना चाहिए। पहली बात तो है पार्टी ने स्वागत किया है इस निर्णय को, मगर उसके साथ यह भी कहा है कि जो नेचुरल जस्टिस सिस्टम है वो प्रिवेल करना चाहिए।